हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल मिशन बीपीएससी बाय बिहारी बाबू में स्वागत है। आज की क्लास के अंदर में हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं, जो कि 19 जून 2025 का करंट अफेयर्स है, जो कि हर सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। आइए इस क्लास में आगे एक झलक देख लेते हैं कि क्या क्या आज करने वाले हैं। आज सबसे पहले जो है देसी ऊन एनिमेशन फिल्म के बारे में जानेंगे, वेब समिट के बारे में जानेंगे और G7 समिट के बारे में जानने वाले हैं और योगा इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों आज अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जहां पर फ्रांस से एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। फ्रांस में आयोजित एनईसी इंटरनेशनल फेस्टिवल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में भारत के फिल्म देसी ऊन को सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है और इसके निर्देशक हैं सुरेश इरियत, जो कि डायरेक्टर हैं। और भारतीय ये एनिमेशन जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और इसी फिल्म ने भारत को एनिमेशन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर लाकर एक नई पहचान दिला दी है। और इसी फिल्म ने भारत को एनिमेशन जगत में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पहुंचाई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि देसी ऊन के अंदर में कौन कौन सी उसकी फिल्म की विशेषताएं रही हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। देसी ऊन जो है किसके द्वारा निर्देशक उनके कौन से हैं, तो सुरेश इरियाड़ जो है इसके फिल्म के निर्देशक रहे। इनके सहयोगी कलाकार स्वानंद किरकिरे और रजत धलकिया और रसूल पोक्टी हैं। और यह फिल्म भारत के पारंपरिक ऊन उद्योग और ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज की क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि इसने कौन सा अवार्ड जीता है और इस फिल्म में किसकी कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन अच्छा से एनिमेशन फिल्म उसके अंदर में दिखलाया है कि ऊन किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में उपयोगी साबित होता है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, तो ऊन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप शादी में देख ले, चाहे किसानों के लिए उपयोगी देख ले, चाहे हर जगह जो है आपको ऊन का बहुत ही जो हमको जाड़े में भी बचाता है ऊन, हर जगह इसका उपयोग देखने को मिलता है। इसके ऊपर इसको फिल्माया गया है एनिमेशन में। वहीं पे भेड़ के भी बारे में बताया गया किस प्रकार से भेड़ जो है हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है ग्रामीण जीवन का, जिसके अंदर में किसी किसान के पास अगर भेड़ रहता है तो उससे वो ऊन प्राप्त करता है, उसके साथ साथ उसके जितने भी होते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसके साथ जो है भूमि भी उसकी उर्वरक शक्ति भी मजबूत होती है। ये बहुत ही अच्छे से इस फिल्म के अंदर में दिखलाया गया। वहीं देसी ऊन कम ने फिल्म को कांस लायंस 2025 में क्राफ्ट लायंस श्रेणी में स्थान मिला है। आपसे ये भी बच्चों प्रश्न बन सकता है, फिल्म को कांस लायंस 2025 में क्राफ्ट लायंस श्रेणी में स्थान मिला है, इसको किस श्रेणी में स्थान मिला है कांस लायंस 2025 के क्राफ्ट लायंस, तो आप आंसर देंगे क्राफ्ट लायंस श्रेणी में इसको स्थान मिला है। वहीं देसी ऊन ने एक अलग ही पहचान बनाई है। वहीं एक और बात है कि देसी ऊन ने अभी आयोजित 2025 के एक समिट में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड जीता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, देसी ऊन ने वेब्स 2025 में कौन सा अवार्ड जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का खिताब पाने वाली आपकी कौन सी मूवी होगी, देसी ऊन। जिसने किस क्षेत्र के अंदर में पुरस्कार अर्जित किया, भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को वेब्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए खिताब मिला है। और इसी फिल्म ने आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार एनिमेशन में फिल्में जीता है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं वेब समिट 2025 के ऊपर। तो वेब समिट का आयोजन स्थल मुंबई भारत में रहा है, जो कि 3 से 4 मई के बीच में हुआ था 2025 के अंदर में। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऑडियो और विजुअल और एनिमेशन और फिल्म और मनोरंजन उद्योग को एक मंच पर लाना है, जिसके कारण जो है वैश्विक स्तर पे हमारी एक साख मजबूत हो सके। एक तरह से हम उसको सॉफ्ट पावर के रूप में उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसका उपयोग कर पाए। वहीं भारत के जितने भी डायरेक्टर हैं और उसकी इंडियन क्रिएटिविटी जो है पूरे विश्व जगत तक एक पहुंच पाए, जो कि एक फिल्म के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण इलाकों की कहानी हो, चाहे कोई एक किसी भी प्रकार की कहानी हो, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ये मंच प्रदान करता है वेब समिट। वहीं वेब समिट 2025 जो है, सबसे पहला प्रश्न आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों
कि वेब्स समिट का आयोजन पहली बार हुआ था, वो भी कहाँ पर हुआ था? 1 से 4 मई 2025 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। और इसका जो है आप इसका इनिशिएटिव पूछ सकते हैं कि इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, जो कि क्रिएटर को जो है प्रमोट कर रही है। अब वेब्स का मतलब जान पा रहे हैं कि वेब्स का मतलब क्या होता है? W स्टैंड फॉर वर्ल्ड, A स्टैंड फॉर ऑडियो, V स्टैंड फॉर विजुअल्स, E स्टैंड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एस स्टैंड फॉर समिट। तो वेब्स का मतलब है दोस्तों वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट, जिसमें कनेक्टिंग क्रिएटर होंगे और कनेक्टिंग कंटेंट होंगे। जिस तरीके से हमारे देश की पहचान जो है देसी ऊन ने दिलाई है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमारी देश की कंट्री को जोड़ा है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ा है, तो ये इसकी इनिशिएटिव भी रही है वेब्स की। वेब समिट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन के अंदर में कि सबसे पहले फर्स्ट वेब समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो मुंबई। दोस्तों वहीं हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंधु के बारे में। दूसरा आज का टॉपिक रहेगा ऑपरेशन सिंधु, जहां पर एक तरह से पहले ही अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आप कमेंट में जरूर लिखना नहीं भूलिएगा ऑपरेशन सिंदूर किनके किनके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऑपरेशन सिंधु भारत ने स्टार्ट कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंधु के अंदर में हम जानने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत क्यों हुई। तो आपको इस कंटेस्ट के बारे में जानने को मिला कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष छठे दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें मिसाइलों का आदान प्रदान और हवाई हमले बहुत ही तेज तरीके से जारी हैं। जब भारत ने ईरान और इजराइल के बीच बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है कि किस देश से अपने भारतीय नागरिक को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो ऑपरेशन सिंधु। आप आंसर में क्या जवाब देंगे? ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन सिंधु के तहत तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला। पहला शिफ्ट में भारत के 110 छात्रों को निकाला गया, जहां पे उन्हें सड़क मार्ग के द्वारा आर्मेनिया की राजधानी एरेवन तक सुरक्षित पहुंचने में मदद की है। वहीं छात्र एरेवन से एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेस्ट के अंदर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ये हमारा प्यारा देश भारत रहा। अब भारत से कुछ दूरी पे ही हमारा ईरान है। तो ईरान में आपको सबसे एक और पोर्ट देखने को मिलता है, चाबहार पोर्ट। तो हर बार एग्जाम में हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो ये भारत के सपोर्ट से चाबहार पोर्ट को निर्मित किया जा रहा है और ये किस देश में विद्यमान है, तो ये आपको ईरान देश में आपको देखने को मिला। तो ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण जिसकी वजह से भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। अब दोस्तों इसके न्यूज के कंटेस्ट के जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है। तो माना जा रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसकी वजह से इसराइल उसके ऊपर आक्रमण कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने से काफी उनको असुरक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया है। अब जिससे क्या हुआ कि इसराइल के ताबड़तोड़ हमले के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बोला जाता है, ने पुष्टि की कि इजराइल के हवाई हमलों से ईरान के दो परमाणु संवर्धन इकाइयां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक का नाम है करंज और दूसरी का नाम है तेहरान परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपसे दोस्तों दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से परमाणु संवर्धन कहाँ पर है और परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर उपस्थित है। एक करंज जो है ईरान और तेहरान दोनों ही ईरान में लोकेशन है उनका, और यहीं पे माना जा रहा है कि ये परमाणु अपना संवर्धन विकास कर रहा था, जिसकी वजह से इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बहुत ही जोरदार हमला किया है, जिसकी वजह से इसराइल और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। आइए दोस्तों अपने दिन के तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जहां पर G7 समिट के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। G7 समिट जो है इस बार जो है 51वां जी समिट आयोजन हो चुका है, जो कि कनाडा में आयोजित हुआ, जो कि केनेस्कियस शहर के अंदर में G7 की मीटिंग हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी भी इसके अंदर में भी आयोजित हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे देशों शामिल है, जिसमें 7 देश और एक
यूरोपियन यूनियन भी शामिल हुआ, जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन को काउंट नहीं करते। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है, G7 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था? G7 2025 की अध्यक्षता कनाडा कर रहा है। तो अब भारत को जो है विशेष आमंत्रण मिला है और भारत ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया था और भारत विशेष आमंत्रित देशों के रूप में शामिल हुआ था। इसी में जो है सबसे भारत जो है अपने प्रमुख मुद्दों को लेकर बात करने, इस समिट के अंदर में कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है तो जरा देख लेते हैं। तो इस मुद्दे पर सबसे पहली नजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर रहेगी, वहीं जलवायु परिवर्तन के ऊपर रहेगी, वहीं वैश्विक संघर्ष हो गया, यूक्रेन गाजा हो गई, वहीं पर एक फ्रेश इजराइल और ईरान के ऊपर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं आर्थिक स्थिरता के भी मुद्दे पर संभावना रहती है। वहीं भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज और डिजिटल नेतृत्व को प्रमुखता से रखा है। आइए दोस्तों जानते हैं G7 की क्या आउटरीच शिखर सम्मेलन के क्या आउटकम रहे हैं और ये किन चीजों पर आधार पर बातचीत हुआ है। तो सबसे पहले G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन जो है इस जिसकी मेजबानी कनाडा कर रहा है, उसके 3 मुख्य स्तंभ पर आधारित है। दुनिया भर में हमारे समुदायों की सुरक्षा करना और ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण करना और डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना और भविष्य में साझेदारियों को सुरक्षित करना। और सबसे प्रमुख बात है 2025 के अंदर में G7 के साझेदार और साझेदारी और सहयोग के 50 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और अभी हो गया है 2025। तो टोटल 50 वर्ष G7 ने पूरे कर लिए। हर प्रतियोगिता परीक्षा में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 ने अपना कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और वहीं G7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार छठी बार भागीदारी दी है। लगातार छठी बार उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं G7 का इतिहास क्या रहा है। अब ग्रुप ऑफ 7 इसको नेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विश्व की सबसे 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। ये किसी के रूप से बाध्य रूप से समूह ने, ना ही इसका कोई हेड क्वार्टर है, ना ही कोई भी एक तरह से लगातार ऐसे फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से जो है लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं। 7 देशों पे क्या विश्व में चर्चा हुई, उन सभी बातों के ऊपर चर्चा रखते हैं। मेन फोकस इनका रहता है वैश्विक आर्थिक, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इसकी स्थापना में भी जो है सबसे ज्यादा जो है स्थापना भी वाइल्ड क्राइसिस हुआ था, उसके मद्देनजर ही इसकी स्थापना हुई थी। तो वैश्विक आर्थिक को इसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में रखा जाता है और जितने भी भू राजनीतिक मुद्दे हो गए, जैसे कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध अभी फिलहाल में चल रहा है, वहीं पर यूक्रेन और यूक्रेन और रसिया के बीच में भी युद्ध चल रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। वहीं पर इसी G7 के अंदर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई पेशकश कर दी है, जहां G7 जो है वहीं G7 के अंदर में वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की पेशकश ये की गई है कि G7 को G9 कर दिया जाए, जिसके अंदर में चाइना और अमेरिका को भी जोड़ दिया। आइए दोस्तों एक नजर जान लेते हैं G7 के स्थापना के ऊपर। G7 की स्थापना 1975 में तेल संकट के जवाब में हुई थी, जिसके अंदर में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर G6 का गठन किया था। इसके अंदर में सबसे खास बात ये आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है कि इसके में कनाडा, जब इसकी स्थापना हुई तो क्या कनाडा इसके अंदर में शामिल था? बिल्कुल नहीं। तो ये पहले स्टार्टिंग में G6 हुआ करता था, लेकिन बाद में 1976 ईस्वी में कनाडा भी इसके अंदर में शामिल हो गया, जिसका नाम अब G7 हो गया। और ये विश्व की लगभग 10% जनसंख्या और GDP के हिसाब से वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% प्रतिनिधित्व, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है। अब ये घूर्णनशील अध्यक्षता से इसको बाहर रखा कि जिस तरीके से जो है G7 है, जिसमें 7 देशों की जो है लगातार रोटेशनल रूप से हर देश की अलग अलग बार अध्यक्षता आती है। जैसे कि 1998 में रूस में शामिल होने के बाद यह समूह जो है अस्थायी रूप से G8 बन गया था। वहीं 1998 में रूस इसके अंदर में शामिल हुआ था, जिसको G8 बना दिया गया था। लेकिन 2014 में यह समूह G7 के रूप में वापस हो गया, क्योंकि 2014 के अंदर में रसिया का क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर लेना, जिसकी वजह से G8 से उसको बाहर निकाल दिया गया और वो समूह जो है 2014 के अंदर में G7 के रूप में बनकर आया। आइए दोस्तों
कोई परेशानी नहीं हो। जिस तरीके से यूपीएससी बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा G7 में कितने देश शामिल है, G8 में कौन से देश शामिल है और G20 में कौन से देश शामिल है, तो हमको एक प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम जानते हैं कि किस प्रकार G7 में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर में देश शामिल है। तो जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। तो इसकी और G8 जो है रसिया बन जाता है। अब आज जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कनाडा, जो कि 51st समिट हो रही है कनाडा के अंदर में। तो इसको बहुत ही टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, इसको आसानी तरीके से याद किया जा सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि G7 के अंदर में कौन कौन से देश शामिल है, 4 ऑप्शन के अंदर में दिया जा सकता है। तो इसका एक ट्रिक की तरह से हम लोग याद करेंगे जूसी जीएफ। क्या याद करेंगे? जूसी जीएफ। दोस्तों समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? जरूर कमेंट में लिखिएगा जूसी जीएफ, और उसको अच्छे से उन सभी कंट्रियों का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा जूसी जीएफ। तो ट्रिक के अंदर में जूसी जीएफ का मतलब कहता है जे स्टैंड फॉर जापान, यू स्टैंड फॉर अमेरिका, आई स्टैंड फॉर इटली, सी स्टैंड फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड, एंड जी फॉर जर्मनी, एंड एफ फॉर फ्रांस। ये जूसी जीएफ आप एक तरह से बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो कि एग्जाम में हर तरीके से एकदम हल कर प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी प्रदान करेगा। वहीं अगले खबर की ओर हम लोग बोलते हैं, चौथे नंबर है वोटर आईडी कार्ड, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, जहां पे हम लोग जानते हैं मतदाता पहचान फोटो पहचान पत्र जो होता है, जिसके द्वारा हम लोग जो है वोट डालते हैं इलेक्शन के अंदर में, उसको अब जो है बनाने की जो समय सीमा है उसकी घोषणा कर दी गई है। और उसकी समय घोषणा जो है लगभग चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र, जिसको हम लोग ईपीआईसी के वितरण की 15 दिन के समय सीमा के अंदर में घोषणा की है कि 15 दिन के अंदर में आपका जो है ईपीआईसी का कार्ड बनकर आ जाएगा। आप जानते हैं ईपीआईसी का मतलब होता क्या है? तो ईपीआईसी का मतलब आप देख सकते हैं, ई मतलब इलेक्टर, इलेक्टर, और पी मतलब फोटो, आई मतलब आइडेंटिटी, और सी मतलब कार्ड। तो मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों अब आगे जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की गई है। यह आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के चुनाव को संचालित करता है। अब जानते हैं दोस्तों कि हर एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है किस आर्टिकल और किस अनुच्छेद से संबंध रखता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग चुनाव संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है, जहाँ पे अनुच्छेद 324 में भारत में चुनावों का नियंत्रण और दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण का अधिकार निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल से जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध है 324 से 329 में? क्या भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है? यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। क्या भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय निर्वाचन आयोग। वहीं दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950, जो कि 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अब भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे सुनील कुमार सेन थे। वहीं दोस्तों फास्ट टैग पास की घोषणा कर दी गई है। वहीं नितिन गडकरी, जो कि हमारे जानते ही हैं कि नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जिन्होंने फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास की लॉन्च की घोषणा कर दी है। यह 15 अगस्त से लागू होगा। 15 अगस्त 2025 से ये लागू होने वाला है, और सरकार ने इसके ऊपर जो 300 रुपए की कीमत, 3000 रुपए की कीमत के ऊपर फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च कर दिया था। आपसे प्रश्न ये हो सकता है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा लॉन्च किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब फास्टैग जो है वार्षिक पास की जो है कितने रुपए में है? तो वार्षिक जो है इसकी कीमत है 3000 रुपए फास्टैग की कीमत है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर साल भर की यात्रा को आसान और लागत प्रभावी हो सकता है। आपको सबसे पहला इसके अंदर में ये प्रावधान रखा गया है कि जितने भी नॉन कमर्शियल व्हीकल है, जीप हो गई, कार हो गई, इनके लिए ये पास उपलब्ध रहेगा। और ये 200 ट्रिप या तो 1 वर्ष के लिए आपके लिए उपलब्ध रहेगा, या आप सबसे पहले या तो 200 ट्रिप आप कंप्लीट कर लेते हैं तब ये आपका पास जो है एक्सपायर कर जाएगा, या तो 1 वर्ष के लिए आपका जारी रहेगा, या आप इसमें से आप कौन सा पूरा पहले कर लेते हैं। वहीं अगली खबर आ रही है कि सबसे पहले दोस्तों की
पेंशन से लेकर खबर आ रही है, जहां पर एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जो है ग्रेजुटी अब लाभ मिलने लगा। जितने भी केंद्र सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी उन सबको जो है ग्रेजुटी लाभ मिलेगा, जो कि सरकारी कर्मचारी या तो काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं, जो कि मतलब रिटायर हुए हैं, या मृत्यु उनकी हो जाती है बाई चांस, तो उनको क्या मिलने वाला है, ग्रेजुटी लाभ मिलने वाला है। अब जानते हैं कि ये जो है किसने लागू किया है और किस मंत्रालय द्वारा लागू किया है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया है, तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री के द्वारा लागू किया गया है। और इसके जो है मंत्री कौन है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2025 को मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेशनल योगा डे जो 21 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम और उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि 21 जून 2025 को जो है हम लोग 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने वाले हैं। इसकी जो इस बार की थीम रहने वाली योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ रहने वाली। क्या रहने वाली, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से जानने वाले क्या क्या इसके अंदर में हो सकता है। तो ये एक वार्षिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 21 जून को मनाया जाता है और योग के लिए लाभों और उनके वैश्विक कल्याण, उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए यह समर्पित रूप से ये दिवस मनाया जाता है। अब भारत जो है सबसे पहले जानना जाता है कि भारत ऋषि और मुनियों का देश माना जाता है, जहाँ पे योग का इतिहास भारत का प्राचीन सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में निहित है, जहाँ एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। आज जानते हैं कि इसकी जो है सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था और ये किसके द्वारा मंजूरी दिलवाया गया था। तो जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे व्यापक समर्थक मिला, आज जिससे जो है 21 जून को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने लगा। वहीं पर सबसे अगली खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा पर है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया की यात्रा ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया और पहली ऐतिहासिक यात्रा थी, जो कि द्विपक्षीय संबंध को एक नया अध्याय चिन्हित करने में एक प्रबल दम मिलने वाला है। क्योंकि क्रोएशिया हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, आखिर नरेंद्र मोदी ने आखिर क्रोएशिया की यात्रा की ही क्यों? क्योंकि क्रोएशिया एक सबसे महत्वपूर्ण देश था कि जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे और यूरोपीय संघ के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला था। वहीं पर आतंकवाद के रूप में पूरी तरीके से क्रोएशिया को समर्थन भारत के प्रति रहा है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन के अंदर में भी अस्थायी सदस्य के लिए भी भारत की को सपोर्ट करता है। और आपसे आगे आने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार जो है पहले बार किस देश की यात्रा की है, तो क्रोएशिया यात्रा निकल कर सामने आएगा, जहां पर क्रोएशिया ने जो है भारत के यूनाइटेड नेशन के अंदर में भारत को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है। जितने भी दोस्तों आज हमने पढ़ा है करंट का टॉपिक, उसी पर आधारित आज प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका आप लोग सही सही ऑप्शन आंसर भी दीजिएगा, अपने मन में आंसर दीजिएगा। तो मैं पढ़ने वाला जरा, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने विश्व समिट 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? सूरज की किरणें, देसी ऊन, माटी की पुकार और जंगल बुक। तो इसका सही आंसर होगा देसी ऊन। वही दूसरा प्रश्न है, देसी ऊन फिल्म को कांस लायंस 2025 में किस श्रेणी में चुना गया है? तो या तो बेस्ट डायरेक्टर, क्राफ्ट लायंस, डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स, बेस्ट स्क्रिप्ट। तो आपको आंसर में हो सकता है बी, क्राफ्ट लायंस। अब अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंधु किस देश में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंधु किस देश में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है? इराक, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान। तो आंसर होने वाला आपका क्या? ईरान। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इजरायली हमलों में ईरान को कौन कौन सी परमाणु इकाइयां क्षतिग्रस्त हुई? तो आपको पहला ही आंसर हो जाएगा करंज और तेहरान। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंध में समान करने हेतु राजदूतों को वापसी और सेवाओं को बहाली करने की चर्चा की है? कनाडा, जहाँ पे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा जो है संबंध भारत और कनाडा का बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से भारत ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। अब वहीं भारत के प्रधानमंत्री G7 की यात्रा पर कनाडा में है, तो वहां पे उनके संबंध को सुधारने के लिए वहां पे राजदूतों को फिर से समान द्विपक्षीय वार्ता करने पे संबंध पर जोर दिया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका कनाडा।
अब अगला प्रश्न जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस यूरोपीय देश की ऐतिहासिक पहली यात्रा की है? तो स्वीडन। स्वीडन तो आंसर होगा नहीं, पोलैंड होगा नहीं, नॉर्वे नहीं होगा, क्रोएशिया। इसका आंसर क्या होने वाला है? क्रोएशिया। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने क्रोएशिया की यात्रा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर चर्चा की है? तो यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने फास्ट टैग पर आधारित वार्षिक पास की क्या कीमत तय की है? अब इसका आंसर हो जाएगा बी, 3000। फिर से दोस्तों ये दोबारा प्रश्न आ गया, भारत सरकार ने फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास की क्या कीमत तय की है? तो इसका आंसर होगा 3000। और ये कितने वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए। और ये किसके लिए? नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए है। किसके लिए? नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए है। और ये कब से लागू होने वाला है? 15 अगस्त 2025 से। 15 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है। और इसके अंदर में ये देखने को मिलेगा, पहले 1 वर्ष में या तो वो पूरे 1 वर्ष आप चलाए, या 200 बार का पास रहने वाला है। 200 ट्रिप आप जो इसमें से सबसे पहले पूरा कर लेते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत के किस मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी लाभ की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो जलवायु सम्मेलन जो होता है COP30, तो ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है इस बार? ब्राजील के अंदर में। एक एक्स्ट्रा प्रश्न है, COP कॉन्फ्रेंस और पार्टी कहाँ पे जलवायु परिवर्तन के लिए चर्चा की जाने वाली है? ब्राजील में चर्चा होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, और मिशन BPSC बाय बिहारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर आंसर लिखना जरूर ना भूलें।